बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को बीकॉम सेकेंड ईयर में आने के लिए हार्दिक शुभकामना। बच्चों, जैसे ही आप बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रवेश करेंगे, आपको एक नए विषय से आमना सामना होगा और वो है इनकम टैक्स। आज मैं उसी पे एक संक्षिप्त चर्चा आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। आयकर क्या है, क्यों इसको लागू किया गया, सर्वप्रथम कब लागू किया गया, आयकर किन आयों पे लगता है, कैसे इसको लगाया जाता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स के बारे में अगर हम विचार करें तो सर्वप्रथम इसको 1860 में भारत में लागू किया गया था और वो भी 1857 की क्रांति से हुए उथल पुथल के कारण बिजनेस और ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई गंभीर क्षति की भरपाई के लिए आयकर को सर्वप्रथम एक कर के स्रोत के रूप में तथा दंडात्मक व्यवस्था के रूप में 1860 में लागू किया गया था। क्योंकि 1857 की क्रांति में जमींदार वर्ग, बिजनेस, देसी बिजनेसमैन और राजे महाराजे ने लीड किया था, नेतृत्व दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि जिनका एक जिनका इनकम ज़्यादा है उन पे कर लगा के हुई क्षति की पूर्ति की जाए और इस तरह से दंडात्मक कर के रूप में इसको सर्वप्रथम 1860 में लागू किया गया। और आगे चल के जब ये देखा गया कि ये तो इनकम का एक अच्छा स्रोत है, तो जो भी सरकारें रहीं उन्होंने इनको रेवेन्यू कलेक्शन के एक सोर्स के रूप में लिया और विभिन्न चेंजेज के द्वारा, विभिन्न संशोधनों के द्वारा ये वर्तमान रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई कि आयकर कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया और अभी इसकी क्या उपयोगिता है। आयकर की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि आयकर जो करों का दो प्रमुख वर्ग है उसमें से किस वर्ग में आता है। करों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं मुख्य रूप से। पहला तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिसका इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ता है, अर्थात कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे पड़े, अर्थात जिस पे कर लगाया जाए वही कर चुकाए। तो उसको ऐसे जो भी कर हैं जो जिस पे लगाया जाता है वही चुकाता है, वो टाल नहीं पाता है दूसरे पे, तो उसको ऐसे करों को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। और एक दूसरी कर प्रणाली है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पे लगाया जाए वो चाहे तो दूसरे पे इसको टाल सके, जितनी मात्रा में चाहे टाल सके। इन दोनों का एक सिंपल उदाहरण है, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है आयकर और इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वर्तमान में लागू है। जीएसटी के बारे में आप देखते होंगे कि आप मिठाई लेने जाते होंगे, वो जीएसटी का पर्चा का वो आपका जो पर्ची देता होगा उस पर जीएसटी का भी बिल आपसे जोड़ लेता है। वो चाहे तो आपके बदले खुद भी चुका सकता है या फिर वो पूरा का पूरा आपसे वसूल सकता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया जाता है चाहे तो खुद देता है, नहीं तो दूसरे पे टाल देता है, अर्थात इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इनका भिन्न भिन्न व्यक्तियों पे पड़ सकता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जिन पे वो लगाया जाता है वही चुकाते हैं। जैसे इनकम टैक्स, अगर हमारे पे इनकम टैक्स लगा है तो हम दूसरे पे इसको टाल नहीं सकते, हमें ही उसके कैलकुलेटेड टैक्स को चुकाना होगा। तो ये जो ये जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के वर्ग में आता है। अब इनके गुण दोष, डायरेक्ट टैक्स के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या लाभ और क्या हानियां हैं, आपको एक दूसरा पेपर पढ़ने को मिलेगा जिसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। उसमें आपको ये सब कर प्रणाली के दोष और गुण को बताया जाएगा। फिर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इनकम टैक्स पे। अब इसकी दूसरी जो विशेषता है कि ये आय पर टैक्स है। इनकम टैक्स आय पे टैक्स, ये रिसिप्ट पे टैक्स नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आप रिसिप्ट और इनकम में डिफरेंस समझ गए होंगे। रिसिप्ट, जब कोई माल आप बेचते हैं तो जो कुछ पैसा आपको मिलता है बिल का, वो टोटल का टोटल रिसिप्ट होता है, लेकिन वो टोटल का टोटल प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम नहीं होता है। इनकम और रिसिप्ट में डिफरेंस है।
सारे पैसे जो आप माल बेच के पाते हैं वो सब रिसिप्ट तो है लेकिन इनकम नहीं है। इसी तरह से सारा इनकम कई बार रिसिप्ट होता भी है और कई बार बकाया भी लग जाता है, नहीं भी मिलता है। तो इनकम और रिसिप्ट में डिफरेंस होता है, तो ये आपको समझना होगा। एक बार फिर ध्यान दें तो आयकर इनकम पे कर है, आय पे कर है, रिसिप्ट पे नहीं है, ये समझना होगा। अब बात आती है कि आय, फिर आय की परिभाषा क्या है, किस तरह के आय पे टैक्स लगेगा, कैसे इसको इकट्ठा करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आय की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप बुकों से देखेंगे। समझने के लिए आपसे बता दें कि आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में भी पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कि इनकम क्या है। तो इनकम के लिए 2-3 स्टैंडर्ड या 2-3 मानक बनाए गए हैं कि उन्हीं पैमानों पे कस के हम जांचेंगे कि कोई चीज़, कोई रिसिप्ट इनकम है कि नहीं है या इनकम है क्या। तो पहला चीज़ तो यह है कि इनकम कैलकुलेट करने के लिए उससे रिलेटेड रिसिप्ट और उससे रिलेटेड पेमेंट दोनों को ध्यान में रखना होगा। अगर कोई चीज़ माल बेच के हम 100 रुपया पा रहे हैं तो माल को बनाने में 10, 20, 50 रुपये खर्च भी होंगे, तो मतलब जिसका आप रिसिप्ट देखेंगे, जिसका इनकम देखेंगे, उसका एक्सपेंडिचर भी देखेंगे। अगर कैश इनफ्लो हुआ है तो उससे रिलेटेड कैश आउटफ्लो जो हुआ है, इन दोनों के संदर्भ में हम इनकम निकालेंगे। तो इनकम क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को इनकम कहते हैं। अब ये प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एक्सटर्नल होनी चाहिए, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल का मतलब है कि दूसरे लोगों से मिला, बाह्य स्रोतों से मिलना चाहिए। पापा के पॉकेट से पैसा आपके पॉकेट में आ जाए तो ये इंटरनल इनकम है, एक्सटर्नल नहीं है, उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। तो इनकम हमेशा कहाँ से होना चाहिए, बाहरी स्रोतों से होना चाहिए। अब बहुत तरह के इनकम के स्रोत हैं और कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, कुछ आप लोग नया खोज सकते हैं। ये कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो इनोवेशन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, नए नए तरीके और रिसर्च किए जा रहे हैं, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अब इन सारे लाखों करोड़ों तरीके हैं आय कमाने के, उन सब की लिस्टिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए इनकम टैक्स में कर लगाने के लिए जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे कौन कितना कमाया, तब तक टैक्स कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनकम को 5 ग्रुपों में बांट देते हैं। अब ये जो 5 ग्रुप है इनकम का, वो कौन कौन से हैं। तो सामान्य जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इनकम के जो 5 स्रोत हैं, 5 ग्रुप बांटे गए हैं, वो इस तरह से हैं। पहला ग्रुप, पहले जो लोग अमूमन हमारे सामने दिखते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं। पहला ग्रुप जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, अर्थात वो लोग जो नौकरी करके वेतन से मालिक और नौकर के संबंधों को ऐसे जो पैसे कमाते हैं, उस वो सारे इनकम को हम किस हेड में रखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। पूरे इनकम को 5 ग्रुप में बांट दिया गया। पहला ग्रुप है इनकम फ्रॉम सैलरी, अर्थात एक व्यक्ति जो नौकरी करके वेतन पाता हो, उसके इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कैटेगराइज करके वहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो ग्रुप है वो है कि कई लोग मकान को किराए पे चढ़ा के और उससे इनकम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद से तीसरा जो ग्रुप है जिस तरह से इनकम हम कमाते हैं वह है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एक ये भी इनकम है, कई लोग बिजनेस और पेशा करके, दुकान दौड़ी खोल के, इंडस्ट्री लगा के लाभ कमाते हैं, आय कमाते हैं। तो इस तरह से जो बिजनेस करके, पेशा करके जो लोग आय कमा रहे हैं, उनको, उनके सारे इनकम को यहाँ पे लिखते हैं। और इसके बाद से एक तीसरा, चौथा ग्रुप है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फिर कुछ दिन रखेंगे, फिर उसको बेच देंगे और इस तरह से बढ़े हुए दाम को से उनको लाभ हो जाता है। तो इस तरह के भी इनकम होते हैं, इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके अतिरिक्त भी कोई नया नया रिसर्च कर सकता है, कोई नया तरीका डेवलप कर सकता है जो इन चारों के परिभाषाओं में, चारों ग्रुपों में नहीं आता है, उससे अपने को बचा ले जाता है कि भाई हम तो इन चारों के लिस्ट में नहीं आते, हम एक नया तरीका ले आए तो वो कर से बच जाएगा। तो इसके लिए एक अदर ग्रुप बनाया गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अर्थात जो इन चारों ग्रुपों में टैक्सेबल न हो पाए उसको यहाँ पे लेकर टैक्स लगाएंगे। इस तरह से कहें तो इनकम जो आय है उसको 5 हेड्स में बांट दिए गए हैं ताकि कलेक्ट करके उनका हिसाब बनाया जा सके। हिसाब की आसानी के लिए, समझने के लिए, टैक्स चार्ज करने के लिए पूरे इनकम को 5 ग्रुपों में बांट दिया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन
एंड सबसे लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन्हीं पांचों हेड्स के इनकम को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो हमारा बन के आता है उसको कहते हैं ग्रास टैक्सेबल इनकम, सकल कर योग्य आय। फिर उसमें से कुछ छूटें जो इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब करता है उनको दे दी जाती हैं और तब जो निकल के आता है उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम जो निकल के आता है उसको 10 रुपये के राउंड फिगर में कर लेते हैं। तो इस तरह से आय जो है हमारा विभिन्न हेडों से होते हुए सकल कर योग्य आय और उसमें से दी गई छूटों को घटाने के बाद और 10 रुपये के राउंड फिगर में करने के बाद टैक्सेबल इनकम के रूप में सामने आता है। एक संक्षिप्त बात है, एक एक हेड पे एक एक चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने को, छूटों पे एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, वो आगे हम देखेंगे। तो ये तो बात हुई कि आय क्या है। अब बात आती है कि जब हम कर लगाने जाएंगे तो आय को तो समझना ही होगा, इसके साथ साथ आय सिर्फ रिसिप्ट नहीं है, आय एक टाइम बाउंड मामला भी है। तो कितने टाइम पीरियड के लिए आय, तो जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। धन्यवाद। फिर सेकंड वीडियो में हम मिलेंगे।